सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछली क्लास में कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कंडीशंस वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। इट इज़ अ टर्म विच इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वहीं हमने देखा वारंटी के बारे में, वो भी कुछ टर्म्स हैं लेकिन इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ जस्ट कोलैटरल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है उसके साथ में, ये भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा का है, बट एकदम ज़रूरी नहीं है। अगर कंडीशन टूटती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, जबकि अगर वारंटी टूटती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे। फिर हमने देखा था कि कंडीशन है या वारंटी, ये डिपेंड करता है वैसे तो जो फैक्ट्स ऑफ द केस होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर, तो इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हो सकता है कि हमने वर्ड वारंटी यूज़ किया है बट फिर भी वो कंडीशन है। सो कंडीशन है या वारंटी, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशंस एंड वारंटीज दो प्रकार की होती है। एक जो एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है, जो स्पेसिफिकली एग्री किया गया इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दूसरी जो कहीं लिखी नहीं है, बोली नहीं है, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि वो कंडीशंस और वारंटीज होती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जो बताया गया है सेक्शन नंबर 14 से 17 तक। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज अप्लाई होती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने सेक्शन 12 तक पढ़ा था। 12 बताता है कि जो कंडीशन है वारंटी वो कैसे कैसी होती है, तो वो बताया है 12 में। अब 13 देखेंगे हम, जिसमें बताई गई है कंडीशन और वारंटी के कुछ और एक्स्ट्रा की बातें। कभी कभी एक कंडीशन टूटती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, तो इसको पूरा बोलें तो ऐसा होना चाहिए, व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। इसको वैसा देखें तो ऐसा बोलना चाहिए, व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ अ वारंटी। तो यहाँ पे भी ब्रीच ऑफ, यानी इन सिंपल टर्म्स कभी कभी टूटेगी कंडीशन बट हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। हम डैमेजेस लेने को तैयार हैं बट हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ कंडीशन, हम कंडीशन मानते, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते, बट हम मान रहे हैं चलो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, हम सिर्फ डैमेजेस लेंगे। तो टूटी है कंडीशन बट हम मान लेते चलो वारंटी मान लेंगे इसको। ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट रखा था। हमने बोला था, जैसे मैं जाता हूँ एक कार खरीदने, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ऐसी ही कार चाहिए जो 20 किलोमीटर का कम से कम एवरेज देना चाहिए। अब जब स्पेसिफिकली बोला हूँ मैंने कि मुझे ऐसी ही कार चाहिए, तो इट इज़ अ कंडीशन। कल चलकर मैं खरीद के लेके आता हूँ और पता लगता है कि कार का एवरेज सिर्फ 10 किलोमीटर का ही है। ये कंडीशन टूट चुकी है, मुझे अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। बट मैं सोचता हूँ कि नहीं, बाकी तो कार बहुत अच्छी है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते। तो मैं जाके सेलर को बोलता हूँ कि भैया देखो, बाकी भले कंडीशन टूटी है बट फिर भी मैं डैमेजेस लेने को तैयार हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूँगा। ऐसे केस में मैं टूटी थी कंडीशन बट स्टिल उसको मान ले रहा हूँ कि वारंटी टूटी है, एंड इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट आई एम जस्ट क्लेमिंग द डैमेजेस। तो ये मेरे पास राइट है कि मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बट ज़रूरी नहीं मैं करूँ। कभी कभी मैं कंडीशन टूटी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल न करते हुए सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर लूँगा। तो वही दिया हुआ है कि ऐसा कब कब होगा। तो कंडीशन को कभी कभी हम वारंटी ट्रीट कर लेंगे। इन सर्टन केसेस ब्रीच ऑफ कंडीशन, टूटी है कंडीशन बट हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज ब्रीच ऑफ वारंटी। In these cases, the buyer will not be able to rescind the contract, he will not be able to cancel the contract, but can only claim for damages. So, condition टूटी है, even then he cannot cancel the contract, but he can claim only the damages. That is, instead of treating it as a condition, we are treating it as a warranty. अब ये कब कब हो सकता है? पहला केस है वॉलेंट्री वेवर। वॉलेंट्री वेवर का मतलब है जब हम अपनी इच्छा से वेव कर दे रहे हैं कंडीशन को। जैसे टूटी थी कंडीशन बट फिर भी मैं उसको वारंटी मान रहा हूँ। एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, आसान हो जाएगा समझने के लिए। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कब कब होगा? पहला केस, जब हम अपनी इच्छा से ऐसा एग्री कर रहे हैं।
तो कभी कभी ऐसा होगा कि मैं अपनी इच्छा से कंडीशन टूटी थी बट मैं इसको मान लेता हूँ वारंटी टूटी है, तो इसको हम बोलेंगे वॉलेंट्री वेवर। तो वॉलेंट्रीली मैंने वेव कर दिया, कंडीशन टूटी थी बट मैंने उसको वेव कर दिया। या कभी कभी होगा कंपलसरी वेवर। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है, वॉलेंट्री वेवर यानी जब मैं अपने इच्छा से ट्रीट कर रहा हूं। सो सेलर सॉरी बायर डिसाइड्स नॉट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। इसको किसी ने कंपेल नहीं किया, वो खुद ही डिसाइड कर रहा है। बट क्लेम डैमेजेस। तो उसको बाकी कार बहुत पसंद आ गई, कार के फीचर्स अच्छे लग गए, तो वो डिसाइड कर सकता है कि चलो ठीक है कंडीशन टूटी थी बट इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग कॉन्ट्रैक्ट मैं सिर्फ डैमेजेस ले लेता हूँ। तो ये उसका अधिकार है, तो ही कैन कैंसल, बट अगर उसको लगता है कि नहीं करते कैंसिल तो ठीक है, वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है। दूसरा है कंपलसरी वेवर। कंपलसरी वेवर यानी यहाँ उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अब इसके लिए दो प्रकार से हम इसको अगेन विभाजित करेंगे। कंपलसरी वेवर में हमको पहले देखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या नहीं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या कंपलसरी वेवर हो गया या नहीं हुआ। एक है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिविजिबल। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई बी 1000 kgs ऑफ कॉटन। एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसने 1000 किलो कॉटन बेचने का वादा किया है। अब यहां पे समझो ए सप्लाइज इन 2 पार्ट्स। उसके पास समझो एक बड़ा ट्रक नहीं है और इसीलिए उसने 500-500 किलो कॉटन बेचा अलग अलग ट्रक से। समझो 2 छोटे टेम्पो है उसके पास, छोटा हाथी, तो छोटे हाथी में उसने लोड किया। छोटा हाथी मीन्स जो वो 3 व्हीलर होता है, टाटा एस वगैरह, तो वैसा कोई गाड़ी है, उसमें उसने 2 अलग अलग पार्ट में भेजा। सो ही सप्लाइज इन 2 पार्ट। बी के पास फर्स्ट पार्ट आया, बी रिसीव्स फर्स्ट पार्ट, बट ये डिफेक्टिव था, विच वॉज डिफेक्टिव। बट ही एक्सेप्ट्स इट। डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव मान लो, समझो बारिश आ गई, थोड़ा कॉटन गीला हो गया। अब गीला हो गया तो ये डिफेक्टिव कॉटन माना जाएगा, यहाँ पे हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये इम्प्लाइड कंडीशन टूटती है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी इम्प्लाइड कंडीशंस। उसमें हम देखेंगे कि जब चीज़ खरीद रहे हैं, आप कॉटन खरीदते हैं तो गीला कॉटन खरीदते क्या, तो नहीं, सूखा खरीदते। तो अगर गीला होके आया है तो डिफेक्टिव है, तो मैं मना कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है। अब मैंने कॉटन बेचा था उसने, बट वो थोड़ा डिफेक्टिव था, मान लो गीला था, थोड़ा ऐसा मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा था उसमें, तो फिर भी मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी बी एक्सेप्ट्स इट। अब जब सेकेंड पार्ट आएगा, ही कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो बी कैन नॉट रिजेक्ट द सेकेंड पार्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट डिविजिबल। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो ये दर्शा रहा है कि अगला पार्ट भी वो एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक है, 1000 किलो वो कॉटन बेचने वाला है।
अब उसने कॉटन को दो हिस्से में बेचा, एक जो गीला था थोड़ा वो पहले आ गया, हमने देखा गीला है लेकिन हमको आगे पहुंचाना था इसलिए हमने रख लिया, हम बोले ठीक है जैसा भी हम रख लेते हैं। फिर सेकेंड पार्ट आया वो भी खराब आएगा, तो यहाँ पे हम सेकेंड को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने पहला पार्ट एक्सेप्ट किया इट इम्प्लाइज वेवर ऑफ द कंडीशन, हम मान लेंगे कि हमने अब इसको कंडीशन छोड़ दिया एंड अब हम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस जरूर क्लेम कर पाएंगे यहाँ, कि उसको जो भी ठीक करने का खर्चा हो गया या सुखाने का होगा, तो जो भी खर्चा होता होगा तो वो खर्चा जरूर हम क्लेम कर पाएंगे। सो डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड, तो यहाँ पे भी कैन नॉट रिजेक्ट द सेकेंड पार्ट बट कैन क्लेम डैमेजेस। लेकिन एक केस में इसको रिजेक्ट करने का राइट भी मिल जाएगा। तो पहले हम इसको कंपलसरी वेवर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमको अब ऑप्शन नहीं बचता है। हमने अगर पहला पार्ट एक्सेप्ट कर लिया इवन दो इट वाज डिफेक्टिव, देन हम कैन नॉट रिजेक्ट द सेकेंड पार्ट, हम उसको मना नहीं कर सकते अब, ठीक है। तो कंपलसरी वेवर हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जब फर्स्ट पार्ट आया तब मैंने उसको बोल दिया कि भैया देखो ये तो खराब है फिर भी मैं रख रहा हूँ, लेकिन अगला जो पार्ट है वो भी खराब आएगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, देन हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिफेक्टिव गुड्स अगर मैंने बोला था कि मैं अगला पार्ट रिजेक्ट कर दूंगा तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली कंपल्सरली वेव हो गई है कंडीशन, क्योंकि मैं एक पार्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स रख रहा हूं तो मेरे को सेकेंड पार्ट भी रखना ही पड़ेगा। हाँ, डैमेजेस जरूर क्लेम किए जा सकते हैं, जो भी वो डिफेक्ट को ठीक करने का खर्चा होगा तो वो हम रिकवर कर सकते हैं। डैमेजेस कैसे निकलते हैं? उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा शांत है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो डैमेजेस के लिए हमको फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना पड़ता है। उसमें वही दिया है कि जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है वो रिकवर कर सकते हैं, और स्पेशल डैमेजेस जब बताए गए थे तब रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही रूल्स यहाँ पे भी लगते हैं। लेकिन अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, समझो कॉन्ट्रैक्ट में दो हिस्से बोले ही गए थे, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही बोला था, फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई B with 1000 kgs of cotton in 2 installments. अब ये कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे डिविजिबल है, जब उसमें बोला ही है कि 2 इंस्टॉलमेंट में वो भेजेगा, तो 2 सेपरेट हिस्से हो गए उस कॉन्ट्रैक्ट के। अब अगर पहला पार्ट डिफेक्टिव आता है बिल्कुल सेम वैसे ही, तो यहाँ पे भी बी रिसीव कर लेता है, तो मैं कॉपी कर देता हूँ, कहाँ लिखते बैठेंगे, कॉपी होना भी चाहिए, होता नहीं, कट हो गया, नहीं कॉपी किया मैंने, ठीक है लिख देता हूँ मैं फिर से, होता है कभी कभी। तो बी रिसीव्स द फर्स्ट पार्ट which was defective and he accepts it. उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट स्टिल बी कैन रिजेक्ट द सेकेंड पार्ट। सो बी कैन रिजेक्ट द सेकेंड पार्ट इफ इट इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सेप्ट करने के बावजूद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही 2 इंस्टॉलमेंट का था, मान लो ये 2 इंस्टॉलमेंट 500 की है मान लो, तो दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से हो गए इसमें, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 2 हिस्से हो गए डिविजिबल। तो पहला पार्ट हमने एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी सेकेंड पार्ट को रिजेक्ट कर पाएंगे। तो पहला पार्ट खराब आया था और हमने वो रख लिया क्योंकि हमको आगे बेचना था, तुरंत में किसी को गुड्स चाहिए थे, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिए। अब सेकेंड पार्ट भी अगर खराब आएगा तो यहाँ पे हम रिजेक्ट कर सकेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो वेवर ऑफ कंडीशन नहीं होती, तो
तो वहाँ पे हम अगर एक पार्ट एक्सेप्ट कर भी चुके हैं तो सेकेंड वाला हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन टूटी है, और इसीलिए हम और यहाँ पे दोनों जगह डैमेजेस ज़रूर ले सकेंगे। तो यहाँ पे भी अगर खराब हम एक्सेप्ट करते भी हैं ये वाला पार्ट, तो डैमेजेस यहाँ पे भी हम क्लेम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है और हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज वारंटी, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट वी आर क्लेमिंग डैमेजेस। तो डैमेजेस तो हर जगह क्लेम कर ही पाओगे आप, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं इवन इफ पार्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन डिविजिबल नहीं है तो हमको दोनों पार्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर पहला पार्ट एक्सेप्ट किया इवन दो इट वाज डिफेक्टिव, तो सेकंड पार्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वेव हो जाएगी कंडीशन। तो वही दिया हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। तो वॉलेंट्री वेवर ऑफ कंडीशन, where a sale of contract of sale is subject to the condition to be fulfilled by seller, the buyer may waive the condition। तो voluntary है, वो चाहे तो खुद से waive कर सकता है, and elect to treat the breach of condition as breach of warranty। उसी का मतलब है instead of cancelling the contract he may accept the performance and sue for damages if he has suffered any। Once the buyer decides to waive the condition, he cannot afterwards insist on its fulfillment। तो ये भी आपने बचपन में पढ़ा था कि एक बार वेवर रेमिशन दे दिया तो फिर वो रेमिशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि सैक्रिफाइस्ड अमाउंट हमको वापस दो, पढ़े थे, याद है। तो वंस द वेवर हैज़ बिन ग्रांटेड इट इज़ ग्रांटेड फॉर एवर। एक केस भी दिया था वहाँ गोपाला वर्सेस वेंकटा का, शायद याद नहीं होगा आपको, तो लेकिन दिया हुआ था वहाँ पे, बहुत काम का नहीं था वो केस। तो उसमें सिर्फ यही बताया कि अगर एक बार हमने वेव कर दिए तो हम फिर से फुलफिलमेंट क्लेम नहीं कर सकते। वैसे ये भी एक प्रकार का वेवर ही है, यानी रेमिशन ही है। और अगर हमने रेमिट कर दिया कि ठीक है हम डिफेक्टिव गुड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम बाद में फिर से क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हमको प्रॉपर गुड्स चाहिए, ठीक है। तो एक बार डिसाइड कर लिया तो इट इज़ डिसाइडेड फॉर एवर। एंड दूसरा केस, ये तो वॉलेंट्री था, दूसरा है कंपल्सरी। कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन। कंपल्सरी वेवर कब होता है? when the contract is not severable, indivisible, not divisible। so when a contract of sale is not divisible and still फिर भी buyer has accepted the goods or part thereof, he cannot repudiate the contract but can only sue damages। in such a case breach of condition can only be treated as breach of warranty unless there is a contract to the contrary। अगर इसके विपरीत कुछ बोला है तो वैसा होगा, जैसे एक्सेप्ट करते वक्त मैंने बोल दिया कि भैया ये तो मैं रख रहा हूँ लेकिन अगला पार्ट नहीं रखूंगा अगर खराब आया तो ऐसे केस में आई कैन स्टिल कैंसल। तो आपको यहाँ कॉटन वाला एग्जांपल भी ध्यान रख सकते हो। इलस्ट्रेशन दिया एक, और ये एक्चुअल केस है वैसे तो। इसमें क्या हुआ था, एक होलसेलर था, इसने मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा, लैपटॉप खरीदा था। अब इसको ये आगे बेचना था कस्टमर को। इसने क्या किया, जैसे ही कंसाइनमेंट आया वो कंसाइनमेंट को आगे इसने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे लैपटॉप सेल कर दिया। बाद में सी ने देखा कि अरे लैपटॉप तो डिफेक्टिव है, सी इसको वापस करता है डब्ल्यू को। अब डब्ल्यू कैन नॉट रिटर्न दी गुड्स टू एम, क्यों? क्योंकि उसने जब एक्सेप्ट कर लिया, आगे बेच दिया, दैट मीन्स इट इज इम्प्लाइड कि उसने वो रख चुका है। ही कैन सर्टनली क्लेम डैमेजेस, ये रिटर्न नहीं कर सकता, ही कैन नॉट रिटर्न बट ही कैन क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस लिए जा सकते हैं कि उसको रिपेयर करने का जो खर्चा आया होगा वो जरूर रिकवर किया जा सकता है। तो वही दिया है, डब्ल्यू बॉट लैपटॉप्स फ्रॉम एम एंड रीसोल्ड इट टू सी विदाउट एग्जामिनिंग द लैपटॉप्स। द लैपटॉप्स वर डिफेक्टिव, इट वॉज हेल्ड। तो जैसा कि मैं बोला ये एक्चुअल केस पे आधारित है। कोर्ट ने डिसाइड किया दैट डब्ल्यू मस्ट बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स एंड देयरफॉर ही कुड नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट कुड ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है। फिर however in the following cases the buyer will be entitled to reject a part of the goods। जब एग्री कर लिया था, देयर में बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज विच इज कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 13(2), तो इसके विपरीत आप एग्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आप चाहो तो आप इसके कॉन्ट्ररी कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं। अगर आपने एग्री किया है तो फिर वैसा होगा। इन दैट केस द पार्टीज में एग्री बिटवीन देमसेल्व्स दैट बायर शैल हैव अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स even though he has accepted the indivisible goods। and दूसरा केस जब हम रिजेक्ट कर पाएंगे if the contract was divisible।
and the buyer has accepted a part of it, then he can still exercise the right to reject the remaining goods. ठीक है, तो ये पूरा इसमें समअप हो जाता है, ये जो डायग्राम है इसमें पूरा कवर हो जाता है आपका वो पार्ट। एक और है सेक्शन 13 में, एक और पॉइंट है सबसेक्शन 3, ये बोलता है कभी कभी इम्पॉसिबिलिटी के कारण कंडीशन एक्सक्यूज हो जाती है, तो वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट हमको नहीं मिलता। अगर कंडीशन एक्सक्यूज हो गई ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो वहां पे हम कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो मैं एक बाइक खरीदने जाता हूँ, मैं जाता हूँ दुकान में, बुलेट के शोरूम में, मैं बोलता हूँ कि मुझे 500 सीसी की बाइक चाहिए, 500 कम हो गया, 650 सीसी की बाइक चाहिए। तो आती है एक बाइक, तो मैं बोलता हूँ मेरे को 650 सीसी की एक बाइक चाहिए। अब मैं बुकिंग कर लेता हूँ, ये मेरी कंडीशन है कि मेरे को एक 650 सीसी की ही बाइक चाहिए। लेकिन समझो बाद में सरकार ने बैन लगा दिया, मैंने बुकिंग किया और 2 दिन बाद सरकार ने नया रूल लगा दिया कि फालतू लोग आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ चलाते हैं और इसीलिए कोई भी पावर बाइक्स नहीं बनेगी, जो भी बाइक है मैक्सिमम 500 सीसी तक ही बनेगी, उसके ऊपर की नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। अब जो भी बाइक मैं खरीदूंगा मैक्सिमम मैं 500 सीसी की ही खरीद सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाऊंगा इस आधार पे कि कंडीशन टूट गई है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन तोड़ा नहीं है, ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकेंगे। जो भी सबसे ज़्यादा पावर अलाउड रहेगा सरकार के द्वारा, वो वाली बाइक बना के फिर वो मुझे सप्लाई करेंगे। तो ये दिया है, द अबव प्रोविजंस ऑफ 13(1) and 2 do not affect cases where fulfillment of warranty or condition is excused by law by reason of impossibility or otherwise। वही सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। तो ये सब मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल है तो सेम ही रहेंगे, इस पे कोई केस वेस नहीं हुआ, नॉर्मल एग्जाम्पल है। तो एक्स वांटेड टू बाय, बाय होना चाहिए बट कैसा हो गया, बाय अ मोटरसाइकिल, ये सब एडिटिंग एरर है, विद द कंडीशन दैट इट शुड हैव एन इंजन ऑफ 650 सीसी। तो सीसी मीन्स उसका इंजन कैपेसिटी होती है, पता होगा आपको, तो बॉयज़ को तो पता ही होगा, तो गर्ल्स को शायद नहीं पता होगा। तो सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी होती है, जो कि बाइक की पावर बताती है। जैसे अपन देखते हैं पल्सर 120, तो 180, तो वो उसकी सीसी क्यूबिक कैपेसिटी है। तो 220, तो ये सब क्या है, ये क्यूबिक कैपेसिटी होती है, उतना पावर होता है उसमें। तो ऐसा है, तो 650 सीसी की बाइक वो खरीदने जाता है। हाउएवर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया द सेल ऑफ मोटरसाइकिल अबव 500 सीसी, तो कंडीशन विल ऑटोमेटिकली बी वेव्ड एंड बायर विल नॉट गेट द राइट होना चाहिए, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सो ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बस खत्म। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी वही है, पढ़ चुके अपन ने। कंडीशन वो होता है जो टर्म एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वारंटी वो होता है जो कोलैटरल है, इट इज सब्सिडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा तो एग्रीड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी में ही कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। ब्रीच ऑफ कंडीशन को कभी कभी हम ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, जो अभी हमने सेक्शन 13 में पढ़ा, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि वारंटी टूटी थी और हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नेवर बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो ऐसा है, सिंपल से पॉइंट्स है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ही है यहाँ तक 2 पेज में जो चल रहा है। इसके बाद अब हम देखेंगे जो एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इन पे आपको क्वेश्चन आएगा ही। तो इम्प्लाइड कंडीशन वाले पार्ट पे एक क्वेश्चन पक्का है। सो इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं ये समझते हैं, और फिर कोई डाउट्स होंगे आपके तो पूछ लेंगे। इम्प्लाइड कंडीशंस ऑनलाइन भी देख लेते हैं, आज बच्चे कम हैं, ऑनलाइन भी कम है, यहाँ भी कम है थोड़े। ठीक है, मौसम के कारण शायद, मौसम अपना काम कर रहा है, अपन ने अपना काम करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, इसीलिए आपको अब समझ में आएगा कि सीए एग्ज़ाम में रिजल्ट क्यों ख़राब आता है। सीरियसनेस ही नहीं है ना, वो शर्मा सर जो बोलते रहते हैं कैजुअल एटीट्यूड, तो वो उसके कारण, एक्चुअल रीज़न वही है। अगर आप रेगुलर पढ़ो ना तो पास होना कोई मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन रेगुलर पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोटिवेशन होना ना उसके लिए।
तो कोई ना कोई ऐसा अगर बार बार अपने को डांटते रहता है तब जाके अपन फिर पढ़ते हैं, खुद से अपन नहीं पढ़ते। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से पढ़ाई कर लेते हैं, तो बाकी सब लोगों को पढ़ना पड़ रहा है इसीलिए पढ़ते हैं। तो बोले होंगे पवन सर ने आपको, पढ़ने मिल रहा है इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो लेकिन बाकी ज़्यादातर लोग मेरे जैसे होते हैं, पढ़ना पड़ता है इसीलिए पढ़ते हैं। तो मेरे को भी पढ़ना पड़ता है इसीलिए पढ़ता हूँ, नहीं तो कौन पढ़ेगा फालतू। तो पढ़ना पड़ रहा है। तो हाँ, मैं ऐसा सोचूंगा ना, देखो सबकी अलग अलग सोच होती है। मैं सोचूंगा यार पढ़ने मिल रहा है तो मैं बोलूँगा चलो 12 2 बार पढ़ लेते हैं, मिल ही रहा है ना, 3 बार पढ़ लेते हैं, फेल हो गए फिर पढ़ लेते हैं। तो सबका अलग अलग सोचना होता है। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है इसीलिए पढ़ता हूँ मैं। तो शर्मा सर भी अपने जैसी ही है। शर्मा सर भी बोलते हैं कभी कभी क्लास में कि पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं मेरे को, बट वही पढ़ना पड़ता है इसीलिए, वो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए फिर। हाँ बोलते हैं ना सर, आपको कई बार बोले होंगे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तो वो सच में वो सबसे बड़ी चीज़ है, फिर बाहर का मोटिवेशन लगता ही नहीं। अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास हो गया ना तो फिर ज़रूरत ही नहीं है बाहर के मोटिवेशन की। अंदर से ही मोटिवेटेड रहोगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अपने कारण कुछ फैमिली में अगर अपन सीए हो गए, अच्छा कर लिए, तो फैमिली भी आगे बढ़ेगी, फैमिली की कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो सब जिम्मेदारी जब समझ में आएंगी ना तो बाहर से कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि पढ़ लो। तो अपने को अगर समझ में आ गया कि नहीं यार घर वाले इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पीछे, तो अपन ने पढ़ना चाहिए। सबसे आसान चीज़ है वैसे पढ़ाई करना। तो अगर आपको पढ़ना अच्छा लगने लगता है ना तो फिर पढ़ाई करने की लत लग जाती है। लोग है ना नॉवेल पढ़ देते हैं, एक एक दिन में पूरी बुक पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। सो पढ़ना अच्छा लगने लगता है अगर आप रेगुलर पढ़ो तो, और नहीं भी लगता है तो भी पढ़ना चाहिए जिम्मेदारी का एहसास लेके। जैसे मैं हूँ, मेरे को जिम्मेदारी का एहसास हुआ, उसके बाद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई बार देखते ना अपन 10th में एक बच्चा होगा आपके साथ, कोई फ्रेंड बच्चा है ना आपके जैसे ही होगा, सो वो रहा होगा, लेकिन उसने 10th तक बहुत ही बेकार मार्क्स लाया, 40-45% पे पास होता था। 10th में आधा साल हुआ, उसके बाद एकदम से उसके एकदम 80-90% आने लग जाते। तो वो जिम्मेदारी का एहसास हुआ उसको, तो एकदम से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो देखे होंगे आपने ऐसा, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि एकदम से लगता है नहीं यार 10th है अब तो पढ़ लेना चाहिए। तो 10th तक के एकदम ही बकवास थे, पूरा 40-45-50% पे पास होते थे, 10th में एकदम 90 लेके आ जाएंगे। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, क्योंकि समझ गया उनको कि नहीं यार अब तो पढ़ना चालू कर देना चाहिए। तो वही अपने लेवल पे कई बार होता है, 12th के बाद बहुत लोगों को एहसास होता है। 12th तक तो बचपना ही होता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं अब एंजॉय कर लेते हैं, पढ़ाई तो चलती रहेगी। तो लेकिन फिर भी थोड़ा आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए सब चीज़ों में। ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाते हैं। एक बार मेरा मोबाइल ऐसे बार बार गिर रहा था, फिर मैं चेक किया तो बैलेंस ही नहीं था उसमें। तो वापस आते हैं। हाँ। सो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। अब कंडीशन और वारंटी जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। एक एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी जो बोली या लिखी गई है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज, बोल भी दिया तो भी एक्सप्रेस है। दूसरी होती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीन्स जो बोला नहीं लिखा नहीं, बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, क्योंकि हमको पता है आगे वाला पूछेगा नहीं वो चीज़ें, और इसीलिए वो इम्प्लाइड रख दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी वो टूटेगी अगर कंडीशन, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, उससे समझ जाएगा, फिर बाद में एक एक करके पूरी इम्प्लाइड कंडीशन भी समझते हैं। जैसे समझो मैं एक मोबाइल बेच रहा हूँ, सो ये मान लिया जाएगा कि मैं उसका ओनर हूँ तभी मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि आप कभी पूछते नहीं हो। जैसे मैं मोबाइल आपको बेच रहा हूँ तो आप मेरे को पूछोगे क्या, सर ये चोरी करके तो नहीं लाया आपने? तो नहीं, आप ये पूछोगे नहीं। और इसीलिए इट इज इम्प्लाइड कि अगर ये चोरी किया हुआ मोबाइल होगा, सालवन सर का मोबाइल था यहाँ रखा था, मैंने उठाया और आपको बेच दिया, अब जब आपको पता लगा अरे ये तो सालवान सर का मोबाइल है, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। आपने बोला तो था नहीं ऐसा कि सर आपकी ओनरशिप होना चाहिए, बट फिर भी आपको कैंसिल करने का राइट है, बिकॉज इट इज इम्प्लाइड कि जब मैं बेच रहा हूं ना तो मेरी ओनरशिप होना चाहिए। अगर मेरी ओनरशिप है तभी मैं बेच सकता हूं। अगर पता लगा कि मेरी ओनरशिप नहीं थी तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ इट वाज नॉट स्पेसिफिकली एग्रीड। भले ही शुरुआत में ना बोला था ना लिखा था, बट इट इज इम्प्लाइड। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमको बोलना नहीं पड़ता। आप केक खरीदने जाते हैं, आप डिस्क्राइब कर देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा केक चाहिए। समझो आपने आपकी फ्रेंड का बर्थडे, आप बोलते हैं भैया वो हार्ट शेप का केक चाहिए, उसमें हैप्पी बर्थडे बाबू लिखा होना चाहिए। सो आपने डिस्क्राइब कर दिया।
अब वहां पे जब आप जाते हैं, समझो उसने एक साइंटिफिक हार्ट बना के रखा है, ऐसे 4 चेम्बर है उसमें, तो आप रखोगे क्या उस केक को? तो नहीं। बट आपने बोला तो था नहीं ऐसा कि भैया देखो मैच होना चाहिए। फिर भी ये इम्प्लाइड है कि जब आपने डिस्क्राइब किया है तो मैच होना ही चाहिए, नहीं तो यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ यू हैव नॉट एग्रीड। भले एक्सप्रेसली ऐसा नहीं बोला है ना लिखा है, बट फिर भी इट इज इम्प्लाइड। तो कानून में ये चीजें लिखी हुई है, कानून ऐसे कुछ अधिकार देता है जहां आप अगर बोलोगे नहीं और लिखोगे नहीं तो भी आपको ये राइट्स प्राप्त होते हैं। तो वही हम देखेंगे कौन कौन से इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज है। तो पहले ध्यान रखो, ये वैसे कहीं लिखा मिलेगा नहीं, बट लिख लो ये कि ये किसके लिए बनाया गया है। तो ये फॉर द बेनिफिट ऑफ बायर, बायर के फायदे के लिए, बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है। जितनी इम्प्लाइड कंडीशन है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बायर। ठीक है, क्योंकि बायर के साथ बहुत प्रकार की चीटिंग हो सकती है। बायर के साथ हो सकता है डिफेक्टिव गुड्स लेके आ गए, टाइम पे गुड्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सेलर के साथ क्या दिक्कत होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक ही चीज हो सकती है। बट बायर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि उसको गुड्स मिलने वाले हैं, गुड्स में कुछ डिफेक्ट है, नॉन कन्फर्मिंग गुड्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए इसको बचाने के लिए, बायर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए हैं। So implied conditions and warranties or express conditions and warranties. A stipulation or a term in a contract of sale may be either express, that means in words, whether written or oral, or it may be even implied. Express terms वो होती हैं which have been expressly agreed upon. Implied terms होती हैं जो कहीं बोला नहीं but फिर भी it has been enacted in the Sale of Goods Act. Section 14 to 17 of the act contains a list of such conditions and warranties which are implied in a contract of sale unless the circumstances of contract are such as to show a different intention. कौन कौन से implied conditions and warranties होती हैं ये एक एक करके हम समझेंगे। पहला है implied conditions, इसके बाद हम देखेंगे implied warranties। पहले ये अपन 5-6 प्रकार के, तो वैसे 6 प्रकार कानून में दिए हैं, एक केस लॉ से आया है 7th वाला, और बाद में हम देखेंगे इम्प्लाइड वारंटीज। तो इसके इसीलिए आपको यहाँ सेक्शन नहीं दिखेगा, ये केस लॉ से आया है। बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब में आपको सेक्शंस देखने मिलेंगे क्योंकि वो कानून में लिखे हैं, इम्प्लाइड है। तो समझते हैं ऐसी कौन कौन से इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। अब इम्प्लाइड कंडीशन है, दैट मीन्स अगर ये पूरा नहीं होगा तो यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ इट वॉज नॉट एग्रीड अपॉन, फिर भी यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। So the following are the implied condition in a contract of sale. Thus, if any of the following conditions are broken, then the buyer has a right to cancel the contract even if it has not been expressly agreed upon. पहला है वही जो मैंने बताया, implied condition as to title. Title का मतलब होता है ownership. There is an implied condition on the part of seller that अगर सेल है, इन केस ऑफ अ सेल ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स। तो अगर सेल हो रहा है, मैं गुड्स बेच रहा हूं, मोबाइल बेच रहा हूं, तो मुझे बेचने का राइट होना चाहिए, दैट मीन्स आई शुड बी द ओनर। एंड इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में भले ही आज मुझे राइट नहीं है, बट जिस दिन मैं ओनरशिप दूंगा उस दिन मेरी ओनरशिप होना चाहिए। समझो मैंने बोला 1 महीने बाद मैं मोबाइल आपको बेचूंगा, आज मेरी ओनरशिप नहीं भी रहेगी तो चलेगा, बट 1 महीने बाद जब मैं बेचने वाला हूं तब मेरी ओनरशिप होना चाहिए। तो वही दिया है, इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द ओनरशिप इज टू पास। तो जस्ट टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो रही, प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है उस वक्त मेरा ओनर होना अनिवार्य है। तो अगर मैं अभी ओनरशिप दे रहा हूँ, सेल है, तो मेरा अभी ओनर होना ज़रूरी है। अगर मैं आगे चल के आपको ओनरशिप देना चाहता हूँ तो जब मैं ओनरशिप दूंगा उस वक्त मुझे ओनर होना चाहिए। ठीक है, अगर पता लगता है इफ द सेलर्स टाइटल टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर मेरी ओनरशिप नहीं निकलती है, देन द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम रिफंड ऑफ द प्राइस प्लस डैमेजेस। क्योंकि कंडीशन टूटी है इसीलिए ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज क्लेम डैमेजेस। ठीक है, और ये इसीलिए इम्प्लाइड है क्योंकि हम पूछते नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैं मोबाइल बेच रहा हूं तो आप ऐसा पूछोगे नहीं कि सर चोरी करके तो नहीं लाए, अपन मान लेते हैं आगे वाला ओनर है इसीलिए बेच रहा है, सो इट इज इम्प्लाइड, पूछना नहीं पड़ता, वो बताना नहीं पड़ता।
और इसीलिए इम्प्लाइड में कवर होता है। एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। A brought a motor car from B. He used it for 3 months and thereafter the car was detected to have been stolen. बाद में पता लगा कि ये चोरी करके लाए थे। A was compelled to return it to the true owner. A can recover the sale price from B. ठीक है, so वो कैंसिल कर देगा, that means he can claim the money back. ठीक है, और कार तो वैसे ही जा चुकी है, ओनर ने लेके चला गया। एक और पॉइंट है जो कि माना जाता है कि इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ टाइटल यहाँ पे पूरी नहीं होती जब हम किसी का ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम चोरी करके बेचते हैं चीज, तो यहाँ पे भी मान लिया जाता है इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ टाइटल ब्रीच हुई है। एक एग्जांपल दिया आपको, ए सेल्स टू बी टिन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क लेबल्ड निस्ली ब्रांड, तो निस्ली ब्रांड लेबल लिखा है उस पर, एंड दिस इज प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ नेस्ले कंपनीज ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट यानी एक प्रकार की चोरी है, तो इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं जब ट्रेडमार्क या कॉपीराइट चोरी करते हैं, उसको हम इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। जैसे ये बुक है मेरी, इसकी आपने फोटोकॉपी बना दी है, जेरोक्स कर लिए, तो ये इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, एक प्रकार की चोरी है क्योंकि ये कॉपीराइट है, तो इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता विदाउट माय परमिशन, तो ये कॉपीराइट है। ठीक है, सो ऐसी चीज़ों की जो चोरी होती है, अलग अलग नाम होते हैं चोरी के, आपको पता ही है। जैसे आप समझो टेलीग्राम से नई मूवीज आई है, मूवी को डाउनलोड करके देख रहे हो, तो ये क्या है, ये भी एक चोरी है, इसको हम पायरेसी बोलेंगे। ठीक है, तो पायरेसी भी एक प्रकार की चोरी है। वैसे ही इन्फ्रिंजमेंट ये तब होता है जब आपने किसी का ट्रेडमार्क यूज किया, जैसे हम यहाँ डीजीएस कैप्स चला रहे, आपने कोई दूसरे शहर में एक डीजीएस कैप्स ऐसा सेम लोगो बना के नाम यूज करना चालू कर दिया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारा एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, सो वही दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, जैसे नेस्ले कंपनी के जैसे ही बॉटल बनाई वैसे के वैसा उन्होंने ब्रांड नेम लिखा, वैसे ही फॉन्ट्स यूज किए, थोड़ा बहुत कभी कभी स्पेलिंग में चेंज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाइना के मोबाइल आते हैं, सैमसंग जैसे ही रहेंगे पूरे, उसमें सैमसंग लिखा रहेगा, एम के जगह एन कर देंगे, तो देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। तो ये भी माना जाता है कि उनको ये बेचने का राइट नहीं है क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम मॉडल वो चोरी करके बेच रहे हैं। सो ये भी बहुत बड़ा एक इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसके कारण चलते रहते हैं झगड़े, सैमसंग और एप्पल के बीच में बहुत झगड़े चलते हैं, ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क तो नहीं, मॉडल के डिज़ाइन पे बहुत झगड़े होते हैं। तो इस पे एक्चुअल केस हुआ था एक, जिसमें सैमसंग के ऊपर एप्पल ने केस फाइल किया था, तुमने हमारा डिज़ाइन चुराया। अब सैमसंग वालों ने बोले ये क्या, सबके तो डिज़ाइन एक जैसे ही रहते हैं, अब मोबाइल तो ऐसे रह गए, डिज़ाइन बचता ही नहीं उसमें, सब ऐसे कुछ है ही नहीं ना डिज़ाइन लायक, पूरा स्क्रीन रहता है, तो इन्फिनिटी डिस्प्ले होता है, तो कुछ डिज़ाइन चोरी करने की बात ही नहीं है। फिर भी कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने बोला कि यस डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है एप्पल के साथ, तो इसीलिए कुछ तो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेमेंट करने बोला था। अब सैमसंग वाले ने भी जो पेमेंट किया वो कॉइन्स में किया था उसने, चिल्लर में, तो उनका ये मानना था कि इन्होंने चिल्लर हरकत की एकदम, तो एकदम बच्चों जैसे कि नहीं मेरा डिज़ाइन, तो वैसा करके इसलिए चिल्लर में पेमेंट किया। ये एक्चुअल केस है, कॉइन्स में पेमेंट किया गया है उनको, तो पूरे कॉइन्स जमा किया और कॉइन्स में उन्होंने पेमेंट किया, तो ऐसा भी होते हैं, करते हैं लोग, तो ऐसा है। तो वैसे यहाँ इन्फ्रिंजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट यानी किसी का ट्रेड नेम वगैरह यूज करना, वैसा का ऐसा मैगी के जैसा पैकेट बनाए, मैगी लिख दिए मैगी की जगह, सो ये सब इन्फ्रिंजमेंट में कवर होता है। So it is a breach of the implied. Is it a breach of implied condition of title? The answer is yes. When a person sells the goods by infringing a copyright or trademark of the others, he is considered as not having the right to sell such goods. ठीक है, जैसे आप ये वाली बुक को वैसे की वैसे प्रिंट करा के फिर से बेचेंगे तो ये भी इलीगल है। ठीक है, तो मैं रोक सकता हूँ, भले आपने बिल्कुल प्रिंट कराया, आपने जेरोक्स नहीं किया, वैसा का वैसा प्रिंट करा लिया, कवर बना लिया और बेच दिया। वैसे अभी हमने सिक्योरिटी के लिए उसमें होलोग्राम वगैरह भी डाले हैं, तो आपको बुक में होलोग्राम दिखेगा, वो होलोग्राम कॉपी नहीं होता जनरली, होलोग्राम होता है ना, चमकता है ऐसा, तो दिखेगा आपको, उसमें बीच बीच में ऐसा टैक्समैन वगैरह लिखा भी दिखेगा, तो होलोग्राम जानबूझ के हम लोग डालते हैं ताकि वो कॉपी ना हो सके, तो ज़रूरी होता है वो सब। खैर, सो ये ठीक है, कंटेंट कॉपी करेंगे, कवर दूसरा लगा लेंगे और क्या, लेकिन कवर देख के पता लग जाता है फिर कि ये कॉपीड है बुक, ऐसा है। बीच में एक ने कॉपी किया भी था, फिर हमने छोड़ दिया, लेकिन उसको कोई दूसरा पब्लिशर था उसने कॉपी किया था मेरी बुक्स, तो यानी उनने कॉपी किए, खुद का ब्रांड लगाए और अपनी क्लासेस में बेच दिए थे उनने यही वाली बुक्स को,
तो उसके बाद फिर हम लोग बोले जाने दो, पहले एक्शन लिए बट उसने फिर सॉरी वॉरी बोला तो हमने कैंसिल कर दिए। होता है ऐसा भी, कभी कभी लोग करते हैं चोरी, ये चोरी है, ये भी एक प्रकार की। चलो, अगर वैसी की वैसी बुक बेचते हैं तो चलता है, फिर बाद में वो क्लासेस वाले ये बुक ऐसे ही बेचते हैं, बेचते हैं ना, बेचते नहीं, वो अपने स्टूडेंट्स को ये बुक देते, बहुत जगह जाती है ये बुक, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अभी इस बार की कॉपी में गलतियाँ बहुत हो गई, लेकिन तो मुझे डर है शायद अगली बार उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हो गई इस बार। इतनी गलतियाँ जनरली होती नहीं बुक में। ऐसी बुक थी ये कि एक आध गलती भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, बट अभी नई बुक जब से बनी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया ना, वो डब्बे बना के, तो फिर से पूरा स्क्रैच से लिखी गई है बुक, और इसीलिए इसमें थोड़ा गड़बड़ हुई है। अभी अगले बुक में ठीक हो जाएगी पूरी, तो सेकेंड प्रिंट जब निकलेगी इसकी तब ठीक हो जाएगा। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल मीन्स द ओनरशिप, दैट मीन्स इफ द पर्सन इज सेलिंग द गुड्स ही शुड बी द ओनर एट द टाइम ऑफ सेल, एंड अगर आगे बेचने वाला है, एग्रीमेंट टू सेल है, ही शुड बी द ओनर एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर। सो ओनरशिप होना जरूरी है अगर मैं बेच रहा हूं, तो अगर पता लगता है मैं ओनर नहीं था तो यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशन टूटेगी तो आप कैंसिल करने का राइट रखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला सिंपल है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कभी कभी हम डिस्क्रिप्शन देके गुड्स खरीदते हैं। वही अभी जैसा एग्जांपल दिया था, केक का एग्जांपल भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप जाते हैं केक बनवाने और दुकान जाके बोलते हैं भैया देखो ऐसा हार्ट शेप का केक चाहिए, उसमें ऐसा यहाँ लिखा होना चाहिए हैप्पी बर्थडे बेबी, यहाँ पे एक टेडी बेयर बैठा होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे आपने चीज़ें बता दिए। जब आप लेने जाते हैं तो वो केक वैसा ही होना चाहिए जैसा डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइंटिफिक हार्ट बन गया, ऐसे 4 चेम्बर दिख रहे हैं, इधर से आर्टरीज निकल रही, इधर से वेन्स निकल रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना हार्ट वैसा नहीं होता, अपन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो अपने हार्ट नॉर्मल होते हैं, हार्ट शेप। ठीक है, वो साइंस वालों के हार्ट होते होंगे वैसे। तो खैर, तो डिस्क्रिप्शन जब दिया गया है तो गुड शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, जो मैंने डिस्क्राइब किया था वैसे मैच होना चाहिए, तो इट शुड करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। ऐसे बहुत प्रकार के डिस्क्रिप्शन होते हैं। कई बार डिस्क्रिप्शन हम देते हैं बाय मेंशनिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। हम कभी कभी जैसे चावल खरीदते हैं, तो चावल खरीदने जाएंगे, हम बोलेंगे कि बासमती राइस दो, तो बासमती राइस क्या है, ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन है कि हमको नॉर्मल चावल नहीं चाहिए, बासमती चावल चाहिए, तो बासमती राइस भी एक डिस्क्रिप्शन हो जाता है। सो डिस्क्रिप्शन कैन बी गिवन इवन बाय मेंशनिंग द क्वालिटीज। कभी कभी हम क्वालिटी बता के, फीचर्स बता के भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। कभी कभी हम उसकी पैकेजिंग बता के भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे मैं घर पे मेरे को साबुन खरीदना था अपना कपड़े धोने का, सर्फ एक्सेल, तो सर्फ एक्सेल खरीदने बोला मुझे, वाइफ ने बोला जाओ सर्फ एक्सेल लेके, ऐसा नहीं बोलते ऐसा नहीं बोलते, बट ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते जाओ खैर ठीक है, ऐसा होता नहीं मेरे साथ, एग्जाम्पल है, वास्तविकता से संबंध नहीं है। लेकिन बोला था कि देखो शर्मा जी, बकेट वाली पैक लेके आना। बकेट वाला पैक आता है, बकेट में 5 किलो का पैक आता है, बकेट में डाल के देते, बकेट भी फ्री मिलती है। अब जब मैंने बोला हूँ, मेरे को बोला गया, मैं जाता हूँ दुकान में, बोलता हूँ भैया बकेट वाला सर्फ एक्सेल का पैक दो, तो वो बकेट वाला पैक ही देना चाहिए। अगर वो कोई और रिफिल पैक दे देगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन में कवर होता है। तो डिस्क्रिप्शन कैन बी गिवन इवन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, या फिर इवन बाय पैकिंग। जैसे बोनविटा है, बोनविटा की कांच की बोतल वाला पैक चाहिए मुझे, क्योंकि बाद में वो कहीं ना कहीं काम आती है, घर पे रखी होती है इतनी सारी कांच की बोतल, आपके यहाँ भी होगी, तो मेरे यहाँ भी रखी है, उसमें अब दूसरी चीज़ें रखी होती है, बोनविटा खत्म हो गया। तो हो सकता है कि हम वो बॉटल के कारण बोनविटा ले रहे हैं, नहीं तो हॉर्लिक्स लिए होते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई कांच की बॉटल वाला बोनविटा चाहिए, तो वो फिर वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन है। तो वो पैकिंग से भी हम बता सकते हैं उसको। अगर वो रिफिल पैक देगा तो यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, बिकॉज अगेन कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ये ब्रीच हो गई। ठीक है, तो बोलने की जरूरत नहीं होगी कि भैया देखो मैच नहीं होगा तो हम कैंसिल कर देंगे। हम केक खरीदने जाते बोलना नहीं पड़ता कि भैया देखो केक हार्ट शेप का नहीं रहा तो कैंसिल कर देंगे। तो बोलना नहीं पड़ता, ये इम्प्लाइड है कि जब बोला है हमने, डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगला पॉइंट है। So where the contract, there is a contract for sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. Correspond with the description means that the buyer must get the goods that he has asked for. एक्ट में डिस्क्रिप्शन कहीं डिफाइन नहीं किया है वैसे,
और इसीलिए बहुत सारे केसेस हुए जिसमें बताया गया कि डिस्क्रिप्शन में बी गिवन बाय मेंशनिंग द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स, जैसे कि बासमती राइस, या इवन ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम भी डिस्क्रिप्शन होता है, मुझे टीवी खरीदना है लेकिन सोनी ब्राविया, या इवन टाइप ऑफ पैकिंग, जैसे कि 1 kg पैकिंग ऑफ टी इन अ प्लास्टिक जार, तो ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन हो गया. इफ द बायर डज नॉट गेट द गुड्स ही हैज डिस्क्राइब्ड, ही कैन रिजेक्ट द गुड्स. तो मैंने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था वैसे गुड्स नहीं है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ. इसके पीछे एक रूल है. द रूल इज इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लाइज अ पार्टी टू टेक बीन्स. अगर आप मटर बेचने का वादा करते हैं तो आप किसी को जबरदस्ती राजमा नहीं टिका सकते, तो जो मांगा है वो ही देना चाहिए. ठीक है. तो इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यानी मटर, यू कैन नॉट ऑब्लाइज अ पार्टी, यू कैन नॉट कंपेल अ पार्टी टू टेक बीन्स. तो उसको जबरदस्ती बीन्स वगैरह नहीं चिपका सकते, जो मांगा है वही देना चाहिए. इफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल टेंडर्ड इज डिफरेंट इन एनी रिस्पेक्ट and it is not the article bargained for, then the other party is not bound to take it. ठीक है. तो ऐसा है सिंपल. फिर एक और सिमिलर प्रकार का रूल है. कभी कभी हम सैंपल देख के गुड्स खरीदते हैं. अगेन चावल का एग्जांपल ले सकते हो आप. चावल खरीदने जाते तो हम क्या करते हैं, किराने की दुकान पे जाएंगे, उसके पास बहुत सारे चावल कटोरी में रखे रहेंगे, अपन उसमें से सैंपल उठाते, एक एक उठाया, उसको देखा, उसका कलर वगैरह देखते हैं, ऐसा सूंघ के देखते हैं. हाँ, सूंघ के भी देखते हैं क्योंकि चिन्नौर वगैरह है तो सुगंध आती है उसमें. तो अलग अलग टाइप के चावल होते हैं. एक देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, फिर अपन उसमें से ये वाला चावल जो है ये वाला सिलेक्ट कर लिए. तो सैंपल देख के हमने सिलेक्ट किया. तो जब घर पे आएंगे गुड्स, तो गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल. तो जो हमने मंगाया है वैसे के वैसे गुड्स आना चाहिए. तो बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल. एंड साथ में जब गुड्स आते हैं ना, मुझे एक इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. तो जब गुड्स आए हैं तो मेरे को चेक करने देना चाहिए उसने, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि वही गुड्स आए कि नहीं जो मैंने मंगाया था. सो ये सैंपल में सिमिलर प्रकार का रूल है कि सैंपल और बल्क ये दोनों मैच होना चाहिए. बहुत सारे केस होते हैं जिसमें सैंपल देख के हम लोग चीज़ें खरीदते हैं. आप नेचुरल्स जाते हैं आइसक्रीम खाने, तो अपन सैंपल देखेंगे, भैया ये वाला बताओ, अल्फांसो मैंगो, रास्पबेरी, ऐसे बहुत सारे. आखिर में जो लेना है वही लेंगे, भैया वो सीताफल देना. तो वहाँ पे भी हम लोग सैंपल देखते हैं. अगर आपने सैंपल देखा, वो सैंपल से मैच होना चाहिए. जब आपको वो बल्क देगा, जब वो कटोरी में देगा, तो वो बराबर मैच होना चाहिए. मिठाइयों में होता है, कई बार मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं हल्दीराम में, भैया ये वाली, वो वाली, ये वाली, आखिर में बोलेंगे काजू कतली 1 किलो पैक कर दो. तो होता है उसमें भी. सो यहाँ पे भी जब हमने टेस्ट किया तो जो सैंपल है वो सैंपल और जो बल्क है वो मैच होना चाहिए. टेस्ट किए तब काजू कतली थी, बाद में घर लाए तो पता लगा मूंगफली दाने भरे हैं, तो ये नहीं चलेगा. तो हम कैंसिल कर सकेंगे. यहाँ पे ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. So when the goods are supplied according to the sample agreed upon, the following conditions are implied. पहला, the bulk shall correspond with the sample in quality. The buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the goods with the sample, and the goods shall be free from any latent defect. अब ये latent defect क्या है ये हम समझते हैं. Rendering them unmerchantable. Latent defect यानी ऐसे defect होते हैं जो देखकर पता नहीं लगेंगे, which would not be apparent on reasonable examination. भले आपने compare किया बट वो देख के पता नहीं लगेंगे. And they can be discovered only when the goods are put to use. अगर डिफेक्ट इजीली डिस्कवरेबल होगा ऑन इंस्पेक्शन और बायर ने इंस्पेक्ट करके गुड्स लिया है, देन ही हैज नो रेमेडी. ये पूरे पॉइंट को समझने के पहले हम एक दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे. इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ये वाला पॉइंट पहले पढ़ते हैं. यहां से मैं आपको लेटेंट डिफेक्ट वगैरह पहले समझा देता हूं. इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, और इससे फिर हम ऊपर आते हैं. मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है, मर्चेंटेबल का मतलब होना चाहिए, होता है इट शैल बी सेलेबल. सो इट शुड बी रीसेलेबल. रीसेलेबल बोलो या सेलेबल, बेचने लायक होना चाहिए, सेल करने लायक होना चाहिए, कमर्शियली सेलेबल होना चाहिए, बेचने लायक होना चाहिए, उस नाम से बेचने लायक जिस नाम से हम खरीद रहे हैं. एक सिंपल एक्चुअल केसेस इसमें बहुत सारे हुए हैं. जैसे समझो मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी का हॉर्न बदलने, गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, बज नहीं रहा है, बारिश वारिश आई खराब हो गया, तो मैं हॉर्न खरीदने जाता हूँ. मैं जाके बोलता हूँ मैकेनिक को, भैया इसमें एक कार का अच्छा वाला हॉर्न लगा दो.
अब वो हॉर्न लगा के देता है, बाद में जब मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, फिर मैं जब बजाता हूँ, सामने साइकिल वाले आते रहते हैं बहुत, मैं हॉर्न बजाता हूँ तो हॉर्न बजता है पी 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 पी, एकदम वो स्कूटर जैसा, पुरानी स्कूटर थी ना, कर कर होता था, वैसे टाइप बज रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ ये मर्चेंटेबल नहीं है, तो ये वापस कर सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कार का हॉर्न, कार का हॉर्न कैसे बजना चाहिए, तो कार के हॉर्न जैसा, तो कम से कम पॉम पॉम ऐसा, यानी जोर के बजना चाहिए। तो ऐसा एकदम एकदम ऐसा पीप पीप बजेगा तो वो कार का हॉर्न थोड़ी है। तो ऐसे केस में अगर कार का हॉर्न बोल के बेचा है तो कार के हॉर्न जैसा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मर्चेंटेबल। एक और आसान एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो मैं फ्रिज खरीदने जाता हूँ, तो फ्रिज अगर मैं खरीदूंगा तो फ्रिज का मेन काम क्या है, तो ठंडा करना चाहिए वो। अब मैंने फ्रिज खरीदा, वो बोलता है शर्मा जी फ्रिज है लेके जाओ, बस ठंडा नहीं करता है। अब अगर ये ठंडा नहीं करेगा तो इट इज नॉट मर्चेंटेबल। मैं आपको बोलूंगा फ्रिज लेके जाओ बस ठंडा नहीं होता है, तो ये मर्चेंटेबल नहीं, आप खरीदोगे नहीं उसको, इट इज नॉट सेलेबल बाय दैट नेम, तो फ्रिज बोल के नहीं बेचा जा सकता। सो अगर हम बोलते हैं मर्चेंटेबल है, दैट मीन्स इट शुड बी सेलेबल, बेचने लायक होना चाहिए उस पर्टिकुलर नाम से। अगर वो बेचने लायक नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रिज खरीद के लाया, पता लगा वो ठंडा ही नहीं कर रहा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अगेन रूल ऐसा है कि अगर मैं चेक करके खरीदूंगा ना तो मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता। हॉर्न वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं। समझो मैं हॉर्न खरीदने गया, वो मुझे बजा के बताता है, देखो शर्मा जी ऐसे बजता है, पी 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 पी, लगा दूं क्या? मैंने बोला लगा दे। अब मैंने चेक करके लगवाया हूं, कल चलकर मैं ये नहीं बोल सकता ये कौन सा हॉर्न लगा दिया, ये तो बजता ही नहीं अच्छे से, क्योंकि मैंने चेक किया था। अगर चेक करके एक्सेप्ट किया हूं मैंने गुड्स, देन आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज होती है जो कि चेक करने पे भी समझ में नहीं आए, जैसे लेट, इसी को बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। तो लेटेंट डिफेक्ट मीन्स जो देख के पता नहीं लगेगा। फ्रिज के एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ। फ्रिज के एग्जाम्पल में फ्रिज हम देखते हैं ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बाद में पता लगेगा जब हम लगाएंगे। हम कैसे देखते हैं फ्रिज चालू है कि नहीं? अपन उसको खोल के देखेंगे, लाइट जल गई तो फिर फ्रिज चालू है, बंद करेंगे, बंद हो गई तो बंद हो गया। घर पे भी ऐसे चेक करते हैं, मम्मी बोलेंगे जा फ्रिज देख क्या चालू है क्या, तो अपन खोल के देखेंगे लाइट चालू है, हाँ चालू है, बंद हो गई लाइट तो बंद हो गई। फिर बाद में पता लगा यार ये तो बाजू में बटन है, पहले पता नहीं था ना अपने को बटन है, ऐसे देखते थे कब बंद होती रहे लाइट, फिर बंद हुई, फिर पता लगा अरे बटन है यार, फिर बटन दबा के बंद चालू। तो किए होंगे आपने भी ऐसा काड़िया होते हैं बच्चे, काड़ियाल काड़ियाल रहते तभी अच्छे लगते हैं बच्चे। तो खैर, तो होना चाहिए थोड़ी बहुत काड़िया। तो यहाँ पे फ्रिज मैंने देखा, मैंने खोल के देखा, लाइट जल रही है, बंद किया, लाइट बंद हो गई, मुझे लगा फ्रिज चालू है। मैं घर पे लेके आता हूँ, लगाता हूँ, सुबह से लगा हुआ है, शाम के 5 बज गए, अभी तक ठंडा ही नहीं हो रहा है उसमें कोई चीज। उसने बोला था 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 4-5 घंटे हो गए, ठंडा ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे केस में ये मैं चेक करके ले चुका हूँ फ्रिज, मैंने देखा भी था, बट देखने में क्या मुझे डिफेक्ट पता लगा होता क्या? तो नहीं। अगर उसके कोई कॉम्प्रेसर में प्रॉब्लम है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, तो ये देख के पता नहीं लग सकती, इसको हम बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। तो स्टिल भले ही मैं एग्जामिनेशन के बाद खरीदूंगा तो भी मैं कैंसिल कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा डिफेक्ट है जो जब मैं यूज करूंगा तभी पता लग सकता है। तो लेटेंट डिफेक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड इवन इफ एग्जामिनेशन के बाद खरीदा है। तो वही सेम एग्जांपल्स के साथ हम इनको समझते हैं। तो व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर who deals in the goods of that description, there is an implied condition that goods shall be of merchantable quality. So again डिस्क्रिप्शन से ही खरीदते हैं, जैसे फ्रिज, फ्रिज क्या है, एक डिस्क्रिप्शन हो गया ये भी, ठीक है। मर्चेंटेबल का मतलब होता है दैट द गुड्स आर कमर्शियली सेलेबल एंड दे आर फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर जनरली यूज। तो जो यूज होता है उसके लिए फिट होना चाहिए। जैसे फ्रिज का काम है ठंडा करना, अगर वो ठंडा नहीं करता है तो हम बोलेंगे इट इज अनमर्चेंटेबल। हॉर्न का काम है हॉर्न जैसे बजना, नहीं बजेगा तो अनमर्चेंटेबल है। गाड़ी का काम है चलना, आप मुझे गाड़ी बेचते हैं, बोलते हैं सर गाड़ी है, सब है इसमें, स्टीयरिंग है, चक्के है, चलती नहीं है, इंजन नहीं है, तो गाड़ी नहीं है फिर वो। तो गाड़ी का मतलब है चलना चाहिए, अगर वो चलती नहीं तो इट इज अनमर्चेंटेबल, ठीक है। अगर आप बोलेंगे गाड़ी है तो वो गाड़ी तभी मानी जाएगी जब वो चल रही है, अगर वो चलती ही नहीं तो फिर वो गाड़ी की डेफिनेशन में नहीं आएगी, ठीक है। सो रूल ये है कि अगर वो अनमर्चेंटेबल है, सेलेबल नहीं है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। सेलेबल बाय दैट पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर वो फ्रिज को बेच सकते हैं अभी भी अलमारी बोल के, तो अलमारी बोल के नहीं बेचना है, फ्रिज बोल के। तो फ्रिज बोल के अगर हम बोलेंगे कि भाई ठंडा नहीं करता फ्रिज है, तो वो फ्रिज नहीं कहलाएगा, इट इज अनमर्चेंटेबल, ठीक है।
So where the buyer examines the goods prior to sale, लेकिन अगर उसने चेक किया था, then there is no implied condition as to merchantability as regards defect which such examination should have revealed. However, कभी कभी ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो एग्जामिनेशन पे नहीं पता लगेंगे. इन स्पाइट ऑफ एग्जामिनेशन, if the goods have certain latent defect यानी छुपे हुए डिफेक्ट which no examination could reveal, the implied condition remains. एग्जाम्पल दिया है, ये एक्चुअल केस है. एक आंटी जी थी दीपाली नाम की, उन्होंने कॉन्कर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है, ये भी एक एक्चुअल कंपनी है, लिस्टेड है, उससे टीवी खरीदा था. अब वो टीवी खरीदा, टीवी लेके आए, अब टीवी चालू ही नहीं हो रहा था. जब इंस्टॉल वगैरह किया, लगाया, तो टीवी चालू ही नहीं हुआ. उन्होंने एक्सपर्ट टेक्नीशियंस को भेजे, उनके द्वारा भी पूरा रिपेयर करने के बावजूद वो नहीं चल रहा था. तो यहाँ पे कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला कि द टीवी इज अनमर्चेंटेबल क्योंकि इट इज नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट है. तो एक्स ब्रॉट अ कलर टीवी फ्रॉम मेसर्स कॉन्कर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स. द टीवी वॉज डिफेक्टिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से डिफेक्टिव था, एंड इट डिड नॉट वर्क इन स्पाइट ऑफ रिपेयर्स बाय एक्सपर्ट टेक्नीशियंस. there is a breach of implied condition as to merchantability, and the dealer will have to take back the defective TV and refund the amount. एक और है, वही है मोटर हॉर्न्स वाला. X orders motor horns from a manufacturer. The horns supplied are defective. X is entitled to reject them as unmerchantable. ठीक है, ये है. तो लेटेंट डिफेक्ट का मतलब जो छुपे हुए डिफेक्ट है. सेम चीज इंप्लाइड कंडीशन बाय सैंपल में भी रहती है. कोई अगर छुपे डिफेक्ट रहेंगे जो हम यूज करके ही पता कर सकते हैं, तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाएंगे. तो वही दिया हुआ है. तो गुड शैल बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, हिडन डिफेक्ट, रेंडरिंग देम एज अनमर्चेंटेबल. इसीलिए हमने पहले मर्चेंटेबिलिटी वाली कंडीशन पढ़े. ठीक है. लेटेंट डिफेक्ट यानी वो डिफेक्ट होते हैं जो आपको देख के पता नहीं लगेंगे, विच वुड नॉट बी एपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल, एंड दे कैन बी डिस्कवर्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर पुट टू यूज. इफ द डिफेक्ट इज इजीली डिस्कवरेबल ऑन इंस्पेक्शन, और बायर ने अगर आफ्टर इंस्पेक्शन गुड्स लिया है, देन ही हैज नो रेमेडी. अब सेल बाय सैंपल होता कब है? वैसे सेल बाय सैंपल तब होता है when there is a term in a contract express or implied to that effect. The effect of the section is that where the goods are sold by sample, there should not be any latent defect which renders them as unmerchantable. Examples दिए हैं, दो examples होंगे आपको, एक ही दिया है, तो बाकी मैंने आपको दिए ही. और एग्जाम्पल आइसक्रीम वगैरह वाला भी ध्यान रख सकते हैं, राइस वाला ध्यान रख सकते हैं. एक यहाँ दिया है, X sold certain shoes made of rubber sole. रबर सोल का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि रबर सोल से बने हैं, और ये सैंपल देखा था हमने, सैंपल में भी रबर सोल्स प्रॉपरली दिख रहे थे फॉर द फ्रेंच आर्मी. तो एक्स ने बेचा फ्रेंच आर्मी को जो रबर सोल के बने हुए जूते थे वो. अब उन्होंने जो फ्रेंच आर्मी ने यूज़ किया, देख के कुछ पता नहीं लगता क्योंकि सोल अंदर रहता है, तो देख के पता नहीं लगता. जब यूज़ किया तब पता लगा रबर नहीं था, उसमें एक हार्ड बोर्ड था, पेपर लगा हुआ था. तो पेपर यानी ऐसा नॉर्मल पेपर नहीं, हार्ड बोर्ड था, कार्डबोर्ड जैसा, और वो लगा हुआ था इंस्टेड ऑफ रबर. जब पहने तब पता लगा उसमें कंफर्ट ही नहीं है, कुशनिंग ही नहीं है. तो फिर यहाँ पे बाद में जब पता लगा कि ये सैंपल से मैच नहीं हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है. इवन इफ आफ्टर एग्जामिनेशन हमने लिया होगा तो भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटेंट डिफेक्ट है. हम जब वो पहनेंगे तभी पता लगेगा कि भाई वो यूजफुल है या नहीं है. सो बाद में पता लगा कि इसके अंदर पेपर लगा हुआ है विच इज नॉट डिस्कवरेबल बाय ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन. तो इवन आफ्टर इंस्पेक्शन लिया था बट इट वॉज नॉट डिस्कवरेबल. हेल्ड, कोर्ट ने बोला दैट द बायर वॉज एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ द प्राइस प्लस डैमेजेस. तो आर्मी ने इसको वापस किया और पैसे वापस क्लेम किए. फिर इम्प्लाइड कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. अब ये बहुत ही आसान है क्योंकि सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों पढ़ चुके हैं हमने. अगर केक का एग्जांपल ले सकते हो आप, केक में डिस्क्रिप्शन भी होता है. मान लो आपने सैंपल भी देख के केक खरीदा था, आप गए थे पेस्ट्री खाए, आपको पेस्ट्री बड़ी पसंद आई, आपने बोले भैया ये वाली पेस्ट्री के फ्लेवर में केक बनाना. दैट मीन्स सैंपल भी बता दिया आपने और केक का डिस्क्रिप्शन भी बता दिया. ऐसी केस में जब बल्क मिलेगा तो इट शुड करस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों से मैच होना चाहिए. सो वही दिया है, when the goods are sold by sample as well as description, the goods shall correspond with both with the sample as well as the description.
अब इसमें एक और एग्जांपल दिया आपको, ए एग्रीड विद बी टू सेल सर्टन ऑयल डिस्क्राइब्ड एज रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल बेचने की बात हुई थी, वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल, और देखा था सैंपल, सैंपल के हिसाब से बोला था कि ये सैंपल के जैसा ही वैसा को ऐसा सनफ्लावर ऑयल बेचो। द गुड स्टैंडर्ड वर इक्वल टू सैंपल, सैंपल से तो मैच हो रहे थे, बट पता लगा कि इसमें मिक्सचर ऑफ सनफ्लावर और हेम्प ऑयल है, तो दोनों चीज है, तो सैंपल से मैच हुआ लेकिन, बट फिर भी डिस्क्राइब क्या किया था, सनफ्लावर ऑयल। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मैचिंग विद द सैंपल बट इट इज नॉट मैचिंग विद द डिस्क्रिप्शन, इट वाज डिस्क्राइब्ड एज सनफ्लावर ऑयल जबकि इट वाज अ मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। हेंस बी कैन रिजेक्ट द गुड्स बिकॉज द गुड्स वेर एज पर सैंपल बट नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन। तो दोनों से मैच होना चाहिए, जब सैंपल भी है और डिस्क्रिप्शन भी है। दूसरा एग्जांपल केक वाला भी ध्यान रख सकते हैं आप, केक पेस्ट्री देख के जो हमने बनाए थे वो वाला, ठीक है। तो जब दोनों हैं तो इट शुड करस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर सैंपल से मैच नहीं हो रहा तो भी कैंसिल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा तो भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगली कंडीशन हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू फिटनेस और क्वालिटी। फिटनेस या क्वालिटी की कंडीशन, कभी कभी हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ की फिटनेस या क्वालिटी के हिसाब से गुड्स खरीदते हैं। अब हमको यहाँ पे खुद अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमको खुद को सावधान रहना चाहिए। तो जनरल रूल ये है कि ऐसी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती कि जो गुड्स आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे, उसकी क्वालिटी वैसी है या नहीं जैसे आपको चाहिए। अब एक सिंपल सा अगेन एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उससे समझेगा। समझो मैं एक दुकान में कोई गुड्स खरीदने जाता हूँ। अब दुकानदार को नहीं पता होता है गुड्स कौन से चाहिए मुझे, मैं खुद जाके चीज़ खरीदूंगा। ऐसे केस में मैं दुकानदार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता अगर गुड्स मेरे काम के नहीं निकलते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बल्ब खरीदने जा रहा हूँ, ये पूरा रूम है, मान लो इतना बड़ा रूम है 1000 स्क्वायर फीट का, बीचों बीच एक होल्डर लगा हुआ है, बाकी कहीं भी कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं, कोई उजाले का सोर्स नहीं है, सब जगह पूरा अंधेरा है, पूरा पैक है, सिर्फ बीच में एक होल्डर है। अब मैं जाता हूँ दुकान पे और दुकान पे जाके बोलता हूँ भैया मुझे एक 10 वॉट का बल्ब दो। 10 वॉट का बल्ब लेके आया, मैंने लगाया और बटन चालू किया। अब उससे उजाला नहीं हुआ तो मैं सेलर को चिल्ला सकता हूँ क्या, ये कैसे गुड्स दिए? तो नहीं, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था गुड्स को। तो अगर बायर कोई गुड्स को सिलेक्ट कर रहा है तो हम सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये तो यूजफुल ही नहीं है हमारे लिए, इसका तो काम ही नहीं निकल रहा हमारे लिए। तो ऐसे केस में हम उसको मना नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते गुड्स, क्योंकि सिलेक्शन हमने खुद किया था। तो जनरल रूल होता है जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो आपने पहले खुद को सतर्क रहना चाहिए और देख लेना चाहिए जो चीज़ आप खरीद रहे हो आपके काम आएगी या नहीं आएगी। तो इसके पीछे एक रूल है बायर बिवेयर का, या इसको ही हम बोलते हैं कैवेट एम्प्टर। तो कैवेट एम्प्टर इज द जनरल रूल। जनरल रूल है जब बायर कोई चीज़ खरीदता है तो ही शुड बी अवेयर, बायर बिवेयर रहना चाहिए कि जो चीज़ वो खरीद रहा है इट इज़ यूजफुल फॉर हिम और नॉट, वेदर इट इज़ फिट फॉर हिम और नॉट, वो उस क्वालिटी का है या नहीं जो उसको चाहिए। ये बायर की जिम्मेदारी होती है, सेलर को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अगर हम कोई गलत निर्णय लेते हैं तो, क्योंकि अल्टीमेटली सेलर को पता ही नहीं होता हमको क्यों चाहिए गुड्स। मैं जाके बोलूँगा 10 वॉट का बल्ब चाहिए, तो सेलर को थोड़ी पता है मैं वो बल्ब कहाँ लगाने वाला हूँ। तो उसको लगता होगा पैसेज में लगाना होगा तो लेके गए। तो उसको अगर मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा रूम है वहाँ पे लगाना है तो अलग बात है, बट मैंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, जाके 10 वॉट का बल्ब लेके आता हूँ और लगाता हूँ, फिर उजाला नहीं होता तो मैं सेलर को नहीं चिल्ला सकता ऐसा कैसा बल्ब है उजाला ही नहीं होता। तो यहाँ पे 10 वॉट मैंने खुद डिसाइड किया था। तो जनरल रूल यही निकल के आता है, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द पर्पज ऑफ बायर। दिस इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर और बायर बिवेयर। दैट मीन्स दैट वाइल बाइंग द गुड्स, ये जिम्मेदारी होती है बायर की टू चेक दैट द गुड्स ही इज बाइंग वुड सूट फॉर हिज पर्पज और नॉट। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं वो हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमने देखना चाहिए। तो कोई भी अगर गलत निर्णय लेते हैं, हम गलत चॉइस करते हैं, गलत सिलेक्शन करते हैं, तो वी कैन नॉट ब्लेम द सेलर। तो कई बार ऐसा होता है हम ऐसी चीज़ खरीद के ला लेते हैं जो कभी यूज़ ही नहीं करते, ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो कभी पहने ही नहीं, तो इसके लिए हम सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो तो हमारा निर्णय था, हमारा चॉइस था।
तो जनरल रूल है जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो हमारे काम आएगी या नहीं आएगी, तो हम इसके लिए सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो जनरल रूल ये वाला है, कैवेट एम्प्टर वाला या बायर बिवेयर वाला। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ द बायर मेक्स अ बैड चॉइस। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में लगता है, इम्प्लाइड कंडीशन एक्सेप्शनल केस में होती है। तो जनरल रूल है देयर इज नो सच इम्प्लाइड कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो आपके काम आना चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते, बल्ब वाला एग्जाम्पल ये बेस्ट है, आप ये वाला ध्यान रखना। बल्ब, बल्ब नहीं बल्ब, समझो सेम केस, इतना बड़ा रूम है, कोई यहाँ पे उजाले का सोर्स नहीं है, बीचों बीच एक होल्डर है, बाकी कहीं होल्डर नहीं, कुछ नहीं। अब मैं जाता हूँ दुकान पे, इस बार मैंने खुद सिलेक्ट नहीं किया, मैं जाके दुकानदार को बताता हूँ कि भैया देखो इतना बड़ा रूम है 1000 स्क्वायर फीट का, कहीं उजाले का सोर्स नहीं है, बीचों बीच एक होल्डर है, मुझे एक ऐसा बल्ब दो जो मैं वहां लगाऊं और पूरे रूम में उजाला हो जाए। अब यहाँ पे ये जिम्मेदारी है सेलर की कि वो मुझे प्रॉपर चीज दे। अगर मैं लेके आता हूँ बल्ब और उससे उजाला नहीं हो रहा है, नाउ आई कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब इम्प्लाइड कंडीशन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि सेक्शन 16(1) में बताया गया है एक्सेप्शन में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर आती है अगर 3 कंडीशंस पूरी होती है तो। पहली कंडीशन, व्हेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। मैंने जाके उसको पर्पस बताया कि भैया इतना बड़ा रूम है, बीचों बीच होल्डर है, पूरे रूम में उजाला होना चाहिए, ऐसा बल्ब चाहिए, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, व्हेन द सेलर रिलाइज ऑन व्हेन द बायर रिलाइज ऑन सेलर स्किल्स और जजमेंट। तो मैं बायर रिलाय कर रहा हूँ सेलर के स्किल्स के ऊपर, मुझे पता है वो प्रॉपर मुझे सिलेक्ट करके देगा क्योंकि ये उसका बिजनेस है। अगला पॉइंट वही है, एंड इट इज हिज बिजनेस, तो वो इसका बिजनेस कर रहा है। इट इज द गुड्स आर ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सेलर टू सप्लाई। इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज मैन्युफैक्चरर और नॉट, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है तो भी चलेगा। सो यहाँ तीनों पॉइंट्स कवर होते हैं। पहला, मैंने उसको बताया मुझे गुड्स क्यों चाहिए। दूसरी कंडीशन, मैं उसके ऊपर रिलाय कर रहा हूँ, उसके स्किल्स और जजमेंट पे रिलाय कर रहा हूँ। तीसरी कंडीशन, ये उसका बिजनेस है। तो ऐसे केस में इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ यूजफुलनेस आ जाएगी। तो जनरल रूल है कि जब आप गुड्स खरीदते हैं तो वो आपके काम आएंगे या नहीं, या आपको डिसाइड करना है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस में इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ क्वालिटी, फिटनेस ये आ जाती है। तो इन द फॉलोइंग सिचुएशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू फिटनेस ऑफ गुड्स फॉल्स अपॉन द सेलर, वेयर द बायर expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required। तो जब मैंने उसको पर्पस बताया, so as to show that the buyer relies on seller's skills or judgment and the goods are of the description which it is in the course of seller's business to supply, whether he is a manufacturer or not। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, अगर उसका बिजनेस है ना तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन आ जाएगी। देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी रीजनेबली फिट फॉर सच पर्पस। ठीक है, तो बल्ब वाला एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। जब मैं बल्ब खुद जाके डिसाइड करता हूँ और खरीद के लाता हूँ, ऐसे केस में देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन क्योंकि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस में सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। जब बायर ने बताया था सेलर को कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और वो सेलर के स्किल्स और जजमेंट पे रिलाय कर रहा है, एंड इट इज इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सेलर टू सप्लाई, सेलर का ये चीज का बिजनेस है, तो ऐसे केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स अपॉन द सेलर। इसमें और केसेस हुए हैं। एक केस और हुआ था जिसमें एक व्यक्ति है, वो ट्रक खरीदने जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलाता है वो, उसको कुछ ट्रक्स की ज़रूरत होती है। अब वो ट्रक उसको चाहिए होते हैं हिली रीजन के लिए, उसका बिजनेस होता है हिमाचल प्रदेश में, ये एक्चुअल केस पे आधारित है। अब वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं और इसीलिए उसको ट्रक चाहिए थे जो कि अच्छे हेवी ड्यूटी ट्रक रहे, जो इवन हेवी ट्रैफिक इन हिली कंट्री में भी इजीली चल जाए, क्योंकि ट्रक में पावर कम होता है थोड़ा, तो अगर वो ऐसा थोड़ा चढ़ाई चढ़ना है तो काफ़ी तकलीफ हो जाती है अगर उसमें पावर नहीं है तो इसलिए वो जाता है एक मैन्युफैक्चरर के पास और उसको बोलता है भैया ऐसे वाले ट्रक बताओ जो हैवी ट्रैफिक में हिली रीजन में भी इजीली चढ़ जाए। अब वो मैन्युफैक्चरर उसको कुछ ट्रक्स बेच देता है, वो बताता है ये वाले ट्रक आपके लिए बढ़िया रहेंगे, ये लेके जाओ। वो ट्रक लेके आते हैं, 2-3 बार यूज करने में ही ब्रेक डाउन हो जाता है। अगेन कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है,
क्योंकि यहाँ भी ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। हमने उसको बताया कि हमको गुड्स क्यों चाहिए, कि हेवी ट्रैफिक हिली कंट्री में भी इजीली चल जाए। फिर दूसरा, ही रिलाइज ऑन सेलर स्किल्स और जजमेंट एंड इट इज द सेलर्स बिजनेस। तीनों कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है और इसीलिए यहाँ पे ये वाला अगेन पॉइंट कवर होगा। वही दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स प्लेसेस ऑर्डर फॉर लॉरीज, लॉरी मीन्स ट्रक, to be used for heavy traffic in hilly country. The lorries were unfit for the purpose and broke down. It was held that there was a breach of condition as to fitness. अगर ये बता के नहीं खरीदता, सीधे जाके बोलता कि भैया मुझे टाटा के ट्रक दे दो, तो यहाँ पे फिर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती, क्योंकि उसने जाके सीधा एक पर्टिकुलर नाम बता के गुड्स खरीद के ला लिया। तो जब वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, उसके स्किल्स जजमेंट पे भरोसा कर रहा है, तब जाके ये रूल लगता है। एक और केस हुआ था इसमें जैसे समझो मैं हूँ, बहुत बुजुर्ग हो गया, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ मैं, और मेरे दांत वात गिर गए, लेकिन चने चबाने के जो शौक है वो जाते नहीं, तो बादाम खाना है मेरे को, चने खाना है। अब इसीलिए मैं जाता हूँ एक डेंटिस्ट के पास डेंचर बनाने। अब डेंटिस्ट मेरे पूरे जबड़े का नाप लेगा पहले, तो उसके बाद वो बोलता है 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद मैं जब जाता हूँ तो डेंटिस्ट ने जो डेंचर बनाया थोड़े से बड़े हो गए, ऐसा मेरा मुंह खुला रहता है, हंसते रहता हूँ मैं हमेशा। सो ऐसे केस में आई कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जब गया तो मैंने स्पेसिफिकली उसको बताया मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए। सो द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। फिर ही रिलाइज ऑन सेलर स्किल्स और जजमेंट, वो डेंटिस्ट है, उसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, एंड इट इज हिज बिजनेस, वो इसका बिजनेस है। ऐसे केस में इंप्लाइड कंडीशन आ जाएगी कि गुड शैल बी फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो ये एक और एक्चुअल केस पे आधारित है। सो ए अ डेंटिस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक एंड डिलीवर अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ टू बी। द फॉल्स टीथ डू नॉट फिट इन द माउथ ऑफ बी, बी इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे 2 रूल्स हैं। पहला रूल जनरल रूल है। जनरल रूल बोलता है देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। जब आप कोई चीज खरीद के ला रहे हो तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शनल केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है जब ये 3 पॉइंट पूरे होंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगेन सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अगर हम उसके स्किल्स पे रिलाय न करते हुए हम कोई ब्रांड नेम या पेटेंट नेम बता के चीज खरीदते हैं। इसमें भी एक केस हुआ था। एक होटल चलाने वाला व्यक्ति होता है, उसका होटल रेस्टोरेंट होता है, वो जाके एक सुजीत का मिक्सर ग्राइंडर लेके आता है। तो एक पेटेंट प्रोडक्ट है सुजीत, एक्चुअली सुजाता था, यहाँ सुजीत दिया है। सुजाता के मिक्सर आते हैं, पता होगा आपको। सो वो सुजाता का मिक्सर खरीदने जाता है, तो फिर सुजाता क्या करेगी, उसको भी तो मिक्सर लगेगा, नहीं वो नहीं। सुजाता से मिक्सर, सुजाता कंपनी का मिक्सर खरीदने जाता है। वो जाता है कंपनी में और जाके बोलता है सुजाता का मिक्सर दो। अब वो मिक्सर लेके आ जाता है घर पे और होटल में फिर बिजनेस में लगा देता है। अब वो मिक्सर जो था इट वॉज अनफिट फॉर दैट पर्टिकुलर होटल इंडस्ट्री, वो घर के लिए था, डोमेस्टिक यूज के लिए था। अब वो दिन भर वहां पे होटल में चलता रहता है, 10 दिन में खराब हो गया। अब खराब हो गया तो ये होटल वाले व्यक्ति जाते हैं दुकान में और बोलते हैं कैसा मिक्सर दिया, खराब हो गया है। तो फिर होटल वाला पूछता है कहाँ यूज किए थे, बोले वो दिन भर चलता था हमारे रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे अब वो वापस नहीं कर सकते, क्योंकि इसने नाम बता के खरीदा था। होटल वाले ने जब गया तो उसने उसको यूज नहीं बताया। अगर वो बताया होता कि भाई मुझे क्यों चाहिए गुड्स, कौन से गुड्स चाहिए, तो फिर वो बताया होता, सेलर ने सजेस्ट किया होता, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता। बट यहाँ पे उसने डायरेक्ट जाके एक पेटेंट का नाम बता के गुड्स खरीदा था। दैट मीन्स ही इज नॉट रिलाइंग ऑन सेलर्स स्किल्स और जजमेंट, ही इज रिलाइंग ऑन दैट पेटेंट प्रोडक्ट। वो गुड्स के ऊपर रिलाई कर रहा है, उस पेटेंट पे रिलाई कर रहा है, एंड इसीलिए यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन नहीं आती। ठीक है, तो ये अगला जो पॉइंट है इसमें वो बताया है कि अगर सेल अंडर पेटेंट या ट्रेड नेम होगा तो देयर विल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, यहाँ अगेन नहीं रहेगी। So provision to 16(1) lays down that in the case of a contract of sale for specified article under its patent or other trade name, there is no implied condition as to its fitness for any particular purpose. It is so because in such a case the buyer is not relying on skill and judgment of the seller but relies on the patent name. Example दिया आपको, वही सेम एक्चुअल केस है ये भी।
द हॉटलियर a hotelier orders Sujit juicer and mixer, a patent product for his business. The juicer and mixer supplied was found to be unsuitable for commercial use. तो ये बिजनेस के लिए था ही नहीं, जबकि उसने बिजनेस के लिए मंगाया. द बायर हैज नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर. बायर सेलर पे एक्शन नहीं ले सकता सिंस ही परचेज द जूसर बाय इट्स पेटेंट नेम. तो पेटेंट का नाम बता के उसने खरीदा था एंड ही इज नॉट रिलाइंग ऑन सेलर स्किल्स और जजमेंट. और इसीलिए यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकेंगे. तो देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन. तो बल्ब वाले एग्जाम्पल से आप तीनों पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं. मैं जाके बल्ब खरीद के लाता हूँ, बोलता हूँ 10 वाट का बल्ब दो, वो मेरे काम का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बल्ब नाम बता के खरीद के लाया कि 10 वाट का बल्ब दो. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. एक्सेप्शन में आ रहा, जब मैं जाता हूँ और उसको बताता हूँ इतना बड़ा रूम है, बीच में होल्डर है, पूरी कंडीशन बताया, उसने मुझे बोला शर्मा जी ये बल्ब ले जाओ. अब वो बल्ब लगा के अगर उजाला नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा रूल, मैं जाके बोलता हूँ भैया फिलिप्स का बल्ब दे दो. मैंने एक पर्टिकुलर नाम बता के खरीदा. अब भले ही मैंने नाम बता के खरीदा, वॉट भी बता दिया, यहाँ पे अगर उससे उजाला नहीं होगा तो अगेन आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मैंने उसको चीज़ नहीं बताया, मैंने पर्टिकुलर ब्रांड नेम या पेटेंट नेम बता के गुड्स खरीदा हूँ. अगेन देयर विल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन फॉर फिटनेस और क्वालिटी. ठीक है. तो 3 रूल आते हैं एक ही सेक्शन में. ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में यही पॉइंट रहेगा जिस पे आपको क्वेश्चन आएगा. और क्वेश्चन आएगा तो ये वाले पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा, एक्सेप्शन वाले. एक्सेप्शन पे जनरली क्वेश्चन आता है, तो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. कब कब इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है. जनरल रूल है इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती, बट ये 3 केस अगर फॉलो होंगे, 3 पॉइंट्स, तो फिर आ जाएगी. एंड अगेन नहीं आएगी अगर हम पेटेंट नेम वगैरह देख के खरीदते हैं, तो देयर विल बी अगेन नो इम्प्लाइड कंडीशन. ठीक है. तो जनरल रूल भी वही है, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन. सिर्फ एक्सेप्शनल केस में इम्प्लाइड कंडीशन रहती है. और लास्ट पॉइंट है जो कहीं सेक्शन में नहीं दिया है, ये केस लॉ से आया है. इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस. होलसमनेस का क्या मतलब है? दैट मीन्स खाने लायक होना चाहिए. इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. होलसम का मतलब होता है इंसान के खाने लायक. सो गुड्स ऐसे होना चाहिए जो इंसान के खाने लायक हो. जैसे पप्पू जाके जूते खरीद के लाता है तो उसके लिए जूते खाने लायक होना चाहिए. नहीं, जूते में नहीं लगेगा ये रूल. तो ये रूल कहाँ लगेंगे? सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में. मैं जाके मिठाई खरीद के लाता हूँ हल्दीराम से, जब घर पे लेके आया तो उससे बदबू आ रही है, खाने लायक नहीं है, आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अगेन बोलना नहीं पड़ता, तो इट इज़ इम्प्लाइड. अगर वो खाने लायक नहीं होगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं. इंसान के खाने लायक होना चाहिए. ठीक है. सो इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो इन केस ऑफ फूड स्टफ्स एंड ईटेबल्स, in addition to implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the good shall be wholesome. That is it is fit for human consumption. तो ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में अप्लाई होता है. इसमें एक एक्चुअल केस हुआ था फ्रॉस्ट वर्सेस एसबरी डेयरी कंपनी का, जिसमें मिस्टर एक्स होते हैं, वो जाते हैं एक दुकान में, वाई के पास डेयरी कंपनी होती है उनकी, वहाँ से वो मिल्क खरीद के लाते हैं. मिल्क लेके आए, वाइफ को दिए, लो पी जा. वो उसने पी गई, पीने के बाद गचक गई. अब पता लगा, ये एक्चुअल केस है, पता लगा बाद में कि ये जो मिल्क था इट वाज हैविंग द जर्म्स ऑफ टाइफॉइड फीवर, और वो टाइफॉइड हो गया उसको और गचक गई. फिर बाद में इन्होंने एक्शन लिया कि मुझे इसके बदले कॉम्पेंसेट करो, यहाँ एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करने को बोला गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नुकसान हुआ है उसका जो भरपाई नहीं हो सकती. तो वाइफ चली गई, तो उधर एक फायदा, दूसरा पैसे मिल गए, दूसरा फायदा नहीं, ऐसा नहीं. सो ये एक्चुअल केस पे आधारित है. Frost versus Asbury Dairy Company. X brought milk from Y, a dairy owner. The milk was contaminated with the germs of typhoid fever. X's wife, on taking the milk, became infected and died of it. Y was held liable in damages. तो यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना तो छोटी बात हो गई, यहाँ एग्जेम्पलरी डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो ही जाएगा, अपना रेस्टिट्यूशन तो क्लेम कर ही लेंगे अपन, लेकिन इसके अलावा डैमेजेस भी हो सकते हैं. इम्प्लाइड वारंटीज अगली क्लास में समझेंगे. और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ दिखा, अभी बताया मैंने, कैवेट एम्प्टर की एक डॉक्ट्रिन है, इस पे और चर्चा करेंगे, बायर बिवेयर वाली डॉक्ट्रिन पे. ठीक है. चलो कंक्लूड करते हैं. कोई डाउट है तो पूछ लो.
हाँ 4 पॉइंट एकदम इतना पहले। हाँ क्या डाउट है? 4.37। क्वेश्चन नंबर 38। हाँ आपको जब यहाँ पे अगर पूछा है, देखो वैसे ये जो है ना इसमें दोनों कानून अप्लाई होते हैं, तो आपको दिया रहेगा कौन से कानून के हिसाब से पूछा गया है। अगर आपको लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से मिस रिप्रेजेंटेशन वाला केस है, तो हम यहाँ पे वैसे जनरली लिखते हैं वॉइडेबल होता है, लेकिन अब आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ लिया है तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इट इज नॉट वॉइडेबल। तो वही दिया है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि अभी हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा। अब यहाँ पे वैसे क्लैरिटी नहीं है कि कितना एवरेज कम है, वो एवरेज कितना कम है उसके ऊपर वैसे डिपेंड करना चाहिए। जैसे 30 किलोमीटर का एवरेज बताया उसमें, अब इसने बोला है फ्यूल एफिशिएंसी वाज नॉट करेक्ट, लेकिन कितना कम है? अगर थोड़ा बहुत कम होगा तो उसमें कैंसिल नहीं कर सकते अपन, लेकिन ज़्यादा ही कम होगा तो वहाँ कैंसिल करने का राइट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, आपको हिंट में पूरा आंसर नहीं दिया है, जब आप लिखोगे तो उसमें अजम्पशन लेके आपने आंसर लिखना चाहिए। तो अज्यूमिंग कि इम्प्लाइड कंडीशन है बोल के भी आप अज्यूम कर सकते हैं, एंड ये अजम्पशन लेना पड़ेगा कि कितना कम है। अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, बट थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड, क्योंकि बाकी चीज़ें बिल्कुल सही है उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा है। तो दोनों ही आंसर में आपको नॉट वॉइडेबल ही दिया है, कैन नॉट रिसेंड। तो वही उन्होंने वो अजम्पशन लिया कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी मिस रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो मैंने ये जब एग्जाम्पल लिया था तब भी बताया था अगर बहुत फर्क होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। 18 किलोमीटर बोला और 12 ही दे रहा है तो बहुत कम है वो, तो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन 18 बोला है और 15-16 दे रहा है तो ठीक है, 20 बोला है 18 दे रहा है तो ठीक है। ठीक है चलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये भी आपको साथ साथ में पढ़ते रहना है, भले ही अब सेल ऑफ गुड्स चालू हो गया, अपन फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे हुए पार्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ पॉइंट उसमें छूटा है। ठीक है, चलो देखते हैं।